नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही साथ दोस्तों हम लोग झारखंड टीजीटी, पीजीटी को भी कवर करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो दोस्तों इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चलती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। क्योंकि थियरी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को पता है कि अगर जो आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर जो आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो ए टू जेड कंप्लीट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सभी नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आप कम समय में अपना ज़्यादा रिवीजन कर पाए। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसके माध्यम से प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप देखें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट भी आपका पूरा कवर करा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वीडियो और पीडीएफ फॉर्म दोनों में। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है वैलिडिटी ऑफ कोर्स जो होगी आपकी लाइफ टाइम होगी। इट मीन्स की आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, हम बात करें अगर जो एलटी ग्रेड की, जीआईसी की बात करें दोस्तों, हम अगर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नेट की, तो हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे आगामी टीजीटी परीक्षाओं की। तो हर कंटेंट को प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है दोस्तों। तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर जो ईमानदारी से आप एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट ईमानदारी से रोज पढ़ते हैं और 2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। सारी चीजें मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, कुछ भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए तो 500 रुपीज पेमेंट करके लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आप इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड टीजीटी, पीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों। यहाँ भी तो वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी आपको जो यूपी, पीजीटी और टीजीटी में मिल रहा है। तो 2000 रुपये पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है। अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना इवेल्युएशन करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे और 1250 प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अगर जो आपको चाहिए वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में तो दोनों उपलब्ध हो जाएंगे, उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी अतिरिक्त ना ही टेस्ट सीरीज, ना ही नोट्स और ना ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा जितनी भी चीजें दी जाएंगी सारी चीजें बैच के अंतर्गत दी जाएंगी। कोई भी इंक्वायरी होगा तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है ना, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं है। कौन सा इसमें से क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग सी के तरफ जा रहे हैं और कोई भाई, बहुत सारे लोग सी के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कौन सा इसमें से क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं है दोस्तों, वो है रॉबर्ट सोलो, ठीक है। तो सोलो साहब दोस्तों आप सबको पता होगा कि ये हेरल्ड डोमर मॉडल के बाद आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री को इंगित करिए। ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री था जिसने नोबेल प्राइज
पाया था आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, बिल्कुल ठीक है। एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम इज डेवलपमेंट, ठीक है। स्वतंत्रता ही क्या है? विकास है। फ्रीडम इज डेवलपमेंट, ये किसकी पुस्तक है भैया? ये पुस्तक है अमर्त्य सेन साहब की। और अमर्त्य सेन साहब ने 1998 में दोस्तों कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यार गलती क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न गलत करने वाले हैं क्या? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ये प्रश्न गलत करने वाले हैं क्या? गलत करने वाले बिल्कुल नहीं है भैया। जो लियोनतीफ साहब थे, इन्होंने आगत निर्गत तालिका की बात की थी, नहीं याद आ रहा है क्या? आगत निर्गत तालिका लियोनतीफ साहब दिए थे ना। और यहाँ पे उत्पाद निर्गम सिद्धांत की बात कर रहा है। तो डी होगा ना दोस्तों। वर्गर्सन सैमुअल्सन सैमुअल्सन जो है वो सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित है। कॉल्डर साहब हिग्स क्षतिपूर्ति मापदंड से संबंधित है। एरो साहब असंभावित सिद्धांत से संबंधित है। तो इजी सी बात है, गलती क्यों हो रही है इतनी? अगला प्रश्न ये रहा कि प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन के लिए मांग वक्र का आकार क्या होगा? जो लोग कल का सेशन ज्वाइन किए थे उनसे ये बिल्कुल आसान नहीं किया जा सकता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर करें, ठीक, गलत करें, ठीक है। इस प्रश्न का आप उत्तर गलत करें अगर जो आप कल का सेशन ज्वाइन किए हैं तो नहीं करने चाहिए, ठीक है। क्या होगा भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया कि एक प्रतियोगी बाजार में एक जो व्यक्तिगत फर्म होता है इसके उत्पाद के लिए मांग वक्र का जो आकार होता है वो क्षैतिज सीधी रेखा में। थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप दो डायग्राम पढ़े होंगे। एक ये पढ़े होंगे उद्योग का और दूसरा पढ़े होंगे एक उद्योग में किसी एक फर्म का। तो ये उद्योग है जिस जहाँ पे प्राइस को निर्धारित करती है, मतलब कीमत को निर्धारित करती है। इसी कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे उतनी उत्पादन की वस्तुएं अपनी वस्तुओं को मार्केट में क्या कर सकता है? बेच सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र कैसा होगा? चलिए भैया, ये अब देखिए जो लोग भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पढ़ा दी गई हैं और बहुत सारी चीजें अभी ऐसी भी हैं जो नहीं पढ़ाई गई। तो आप मान के चलिए कि 50 से 60% प्रश्न तो आपको बहुत आराम से क्लियर होने चाहिए। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ जितना मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है, जितनी भी थियरी मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार उसको रिपीट करिए। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पे जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ उसको बार बार अटेम्प्ट करिए। जो नोट्स दे रहा हूँ बार बार उसको पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखिए, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिए। कहीं इधर उधर से कुछ भी आने वाला नहीं है, सब कुछ दोस्तों आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई? सी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी सी की तरफ बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये नीचे की तरफ ढाल वाला होता है, ठीक है। क्यों नीचे की तरफ ढाल वाला होता है भैया? क्योंकि मांग व कीमत में, याद आ रहा है कि नहीं, मांग व कीमत में क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मांग व कीमत में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो किसी वस्तु की मांग क्या हो रही है दोस्तों, अगर जो किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग में कमी आएगी।
और अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। यही तो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें प्रयुक्त होता है। चलिए, लघु एवं कुटीर उद्योग जब भी आपके सामने आए तो आपको एक प्रश्न याद आना चाहिए कि ये बताइए सर कि अगर जो भारत की प्रति व्यक्ति आय सुधारना है तो सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो भारत की अगर जो प्रति व्यक्ति आय आपको सुधारनी है तो लघु एवं कुटीर उद्योग को आपको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ताकि लोग क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, वो खुद अपने व्यवसाय को संचालित कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई, सी बोल रहे हैं ना। थोड़ा मुझे आप कमेंट करके बताइए, लघु एवं कुटीर उद्योग के थोड़ा मुझे उदाहरण कमेंट करके बताइए। पढ़ते तो बहुत ज्यादा सर लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, लेकिन आप मुझे उदाहरण दीजिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या है भैया, पूंजी की कम मात्रा होती है एवं स्वयं के संसाधन होते हैं। ठीक है, संसाधन जो होंगे वो हमारे स्वयं के होंगे। ठीक है, संसाधन जो होंगे वो हमारे स्वयं के होंगे और उसकी लागत जो होगी वो बहुत कम होगी। जैसे कि हम आपसे कहें कि आपके गांवों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बांस होता है, बांस समझते होंगे आप लोग। ठीक है, बांस समझते होंगे ना। तो उनके पास संसाधन तो है, बांस तो है, और बांस से वो क्या बनाते हैं, बांस से वो क्या बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं। ठीक है, तो बांस से टोकरी बनाना ये क्या आता है दोस्तों, आपके लघु एवं कुटीर उद्योग में आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए कि किसी के पास बांस है, बांस को उसने काटा, थोड़ा बहुत उसमें जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है उस टेक्नोलॉजी को उसने थोड़ा सा पूंजी लगाया और फिर उस बांस से उसने टोकरी बनाना शुरू कर दिया। तो बांस की जो टोकरी बनाता है उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों, लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखा जाएगा। साथ ही साथ में आप कहते हैं कि जो चटाई बनाने वाला होता है, जो चटाई होता है ना, उसको जो बनाने वाला होता है उसको भी हम लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। सूत काटना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे संसाधन आपके स्वयं के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें पूंजी लगेगा और आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग की बात बिल्कुल सही है, जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि ग्रामों का मोक्ष जो है, गांवों का जो मोक्ष है वो लघु एवं कुटीर उद्योग में समाहित है। इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि किसने कहा कि ग्रामों का मोक्ष लघु एवं कुटीर उद्योग में समाहित है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि सिविल सेवकों के पेंशन हो गए, जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति जो आपको मिलती है और जो पेंशन मिलता है, ये क्या दोस्तों, हस्तांतरण आय कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार इसे क्या करती है दोस्तों, बिना किसी सेवा के बदले आपको भुगतान करती है। वास्तव में आपको इस सेवा नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार क्या करती है कि आपको भुगतान करती है। जैसे पेंशन हो गया, पेंशन के टाइम आप अपने घर पे बैठे हैं, सरकार क्या कर रहा है कि आपको पेमेंट दे रहा है। छात्रवृत्ति हो गया, आप स्टूडेंट है, उससे सरकार को आप सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपको पेमेंट देता है, छात्रवृत्ति देता है। अगला प्रश्न कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न इजी है लेकिन प्रश्न गलती होता है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, इसके जो अन्य तत्व है वो भी आपको पता होने चाहिए। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। जितने लोग भी दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है,
बी के तरफ सभी लोग जाएंगे ना, सभी लोग बी के तरफ जाएंगे। कुछ महानुभाव सी बोल रहे हैं, अरे भाई सी क्यों बोल रहे हैं, बी होगा ना। मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था ना दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, और इसके अंतर्गत कितने तत्वों को शामिल किया था, याद आ रहा है आप लोग को कितने तत्वों को शामिल किया था? तो भैया उन्होंने साक्षरता दर को लिया था, उन्होंने शिशु दर को लिया था, ठीक है, और जीवन प्रत्याशा को उन्होंने दोस्तों लिया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी? अब तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा सर ये सामाजिक लेखांकन का क्या मतलब है? अवधारणा तो चलिए किसी ने दे ही दिया होगा, पता ही चल जाएगा, लेकिन ये सामाजिक लेखांकन से आशय क्या है? चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, याद रखिएगा कि सामाजिक लेखांकन की जो अवधारणा दिया गया था वो हिक्स साहब के द्वारा दिया गया था। और सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत हिक्स साहब ने क्या अवधारणा प्रस्तुत की? तो इन्होंने अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध रूप से वर्णन करने का प्रयास किया। तो सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत हिक्स साहब ने किसका लेखांकन किया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक देश की आर्थिक क्रियाकलापों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को मैं बार बार आपको इसलिए लेके आता हूं ना कि मांग की लोच की जो अवधारणा है उसको समझने में ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा महत्व वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है, अगर जो कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसमें मांग में किस तरीके से अनुपातिक परिवर्तन होता है, यही तो मांग की लोच है। मांग की लोच बच्चों वाला है, बस ये है कि प्रश्न थोड़ा सा शब्द जो है वो ऐसे हैं जो लोगों को लगता है अरे ये क्या होता होगा। भाई बहुत छोटी सी बात है, कीमतों में अगर जो परिवर्तन आता है तो मांग में किस तरीके से परिवर्तन आता है, यही तो हम मांग की लोच के को देखते हैं। मांग के लोच के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? तो कीमत लोच जो होगी दोस्तों नमक की सबसे कम होगी। नमक अगर जो अभी 20 रुपया पर केजी मिल रहा है, लेकिन यही नमक अगर जो 100 रुपए प्रति केजी भी मिलने लगे तो आप नमक उतना ही क्या करेंगे दोस्तों, उपभोग करेंगे जितना पहले कर देते, क्योंकि ना इस या अगर जो क्या हो जाए 20 रुपए की जगह 1 रुपया प्रति केजी नमक हो जाए तो भी आप उतना ही उपभोग करेंगे जितना आपको जरूरत होगी। तो इसलिए इसकी कीमत लोच क्या होगी दोस्तों, सबसे कम होगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सूचकांक काल उत्क्रमण तथा साधन उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट करता है? बिल्कुल सही है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच, जिसे मांग की तिरछी लोच बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, कीमत में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कैसा परिवर्तन आता है, मांग में। और दूसरा मांग की लोच क्या सॉरी आय वाले में क्या होता है, आय लोच के अंतर्गत आय में परिवर्तन से किस तरीके से आपकी मांग प्रभावित होती है, इन्हीं सारी बातों को तो हम पढ़ते हैं ना। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सूचकांक काल उत्क्रमण तथा साधन उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्या बी सभी लोग कर रहे हैं, या तो सभी लोग जानते हैं या मैक्सिमम लोग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न इतना आसानी से तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर जो आप फीसर का सूचकांक पढ़े होंगे तब आपको अच्छे से पता होगा ये। तो फीसर के सूचकांक के अंतर्गत दोस्तों काल उत्क्रमण तथा साधन उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट किया जाता है, तो बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अगला, विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच कैसी होगी? देखिए, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। विलासिता की वस्तु, जब भी आपके सामने विलासिता की वस्तु आए तो फिर आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा ऐसी वस्तुएं
जिसका उपभोग हमको बहुत जरूरी नहीं है, जीवन जीने के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका उपभोग इसलिए करते हैं ताकि हमको क्या मिल सके, सुविधा मिल सके, हमको आनंद मिल सके। जैसे आपका क्या हो गया, फ्रिज हो गया, एसी एयर कंडीशन हो गया, कार हो गया, साथ ही साथ दोस्तों आप कह सकते हैं टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। ये सारी चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, ये सदैव और सदैव दोस्तों क्या होगा, धनात्मक होगा। और अब धनात्मक क्यों होगा सर, धनात्मक इसलिए होगा भैया कि विलासिता की जो वस्तुएं होती है, इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है ना, तो वस्तुओं की जब कीमत बढ़ती है ना, तो मांग में कमी नहीं आती है। ये क्या होता है, इसकी मांग वैसे ही रहती है, या मांग इसकी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये रहा, अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। श्रम का विभाजन बहुत बार पढ़ते हैं ना दोस्तों, श्रम का विभाजन बहुत बार पढ़ा जाता है ना। दोस्तों मैं विश्वास से कह रहा हूँ, ईमानदारी से जितनी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप अगर जो देखेंगे ना, ईमानदारी से उतना मुझे फॉलो करते रहेंगे, तो कुछ भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में छूटने वाला नहीं है। बशर्ते आप कम से कम 3.5 घंटे मुझे टाइम दीजिए, यूट्यूब पे 2 घंटे से थोड़ा सा कम, और एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। एडम स्मिथ साहब की तरफ कितने सारे लोग जा रहे हैं, एडम स्मिथ साहब की तरफ कितने सारे लोग जा रहे हैं भाई, सभी लोग एडम स्मिथ साहब की तरफ जा रहे हैं, कोई इनके अलावा और नहीं है, तो कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है भैया। एडम स्मिथ ने क्या कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था कि जो श्रम का विभाजन है, यही जो होगा वो क्या होगा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रम का विभाजन मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जिस क्षेत्र में आपको विशिष्टीकरण प्राप्त है, उस क्षेत्र में आप क्या करिए, कार्य करिए, या उस क्षेत्र में आप उत्पादन करिए। तो ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है। बिल्कुल ठीक है, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है, आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पे जोर देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सेशन को। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोग को बता रहा था, एप्लीकेशन को पढ़ा रहा था, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, इन्होंने ये कहा कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यापार में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि आप क्या करिए, पूंजी का संचय करिए, पूंजी का बचत करिए, ताकि भविष्य में चल करके आपकी निवेश की जो पावर हो वो बढ़ सके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये पुस्तक जानते हैं कब लिखी गई थी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, 1959 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, मशग्रेव साहब की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं कि द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो लिखा गया था वो मशग्रेव साहब ने लिखा था। और इसमें दोस्तों इन्होंने सरकार के दायित्वों के 3 घटक बताए थे, कौन कौन से थे दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए, जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्योंकि ये बहुत बार मैं करवाता रहता हूँ प्रश्न। ये देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न आ गया, कई बार पूछा गया है कि सीमांत आगम को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया हूँ। तो जो लोग भी ईमानदारी से पढ़ते होंगे ना, ये सारी चीजें आपके लिए खेल लगने वाली है। ठीक है, और दोस्तों जिन लोगों ने भी
अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की, आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे A to Z सारे इकोनॉमिक्स के क्लास आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आपकी क्लास छूट गई तो सारी क्लास वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, आप एक क्रम से देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, बार बार टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, देखिए प्रश्न कैसे आ रहे हैं, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, आपको कितने आ रहे हैं, करंट आपका कवर करा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वीडियो फॉर्म और PDF फॉर्म दोनों में। क्या बचेगा? कुछ भी बचेगा नहीं दोस्तों। इतने तरीकों से हम लोग इकोनॉमिक्स को तैयार कर रहे हैं, बशर्ते आप एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट रोज पढ़ा करिए और 1 घंटे 30 मिनट ही दोस्तों यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सारी चीजें दोस्तों आपकी क्लियर हो जाने वाली है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है दोस्तों, तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग एक ही तरफ, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी एक ही तरफ जा रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है, TRN-1। तो एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये TRN का मतलब क्या होता है दोस्तों? nवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत आगम, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ईमानदारी से अगर जो एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट रोज पढ़ेंगे ना, तो आपके एग्जाम होने के 10 दिन पहले ही आपका क्या हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जितनी भी क्लासेस है 30 मिनट की है, 30 मिनट की है, मैक्सिमम 40 मिनट की है। तो क्लास भी ऐसे ही करवाई जा रही है कि जिससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। चलिए अगला, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्न में से किससे है? समग्र मांग से अभिप्राय क्या है भैया? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ये आज सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्या है भाई? सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे C+I+G प्लस ब्रैकेट में x माइनस m की बात कर रहे हैं, सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। C इसमें क्या है भैया? C क्या व्यक्त करता है? उपभोग को व्यक्त करता है, तो उपभोग व्यय को व्यक्त करता है। I क्या है दोस्तों? I इसमें निवेश है। G क्या है? ये सरकारी व्यय है। X क्या है दोस्तों? इसमें निर्यात है। और M क्या है दोस्तों? इसमें आयात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से क्या होगा? देखिए फिर वही प्रश्न आ गया। परंपरावादी अर्थशास्त्री में अगर जो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा तो उससे क्या असर पड़ेगा? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? कुछ याद आ रहा है? MV इज इक्वल टू PT की याद आ रही है? MV इज इक्वल टू PT का याद आ रहा है ना? और अगर जो MV इज इक्वल टू PT की याद आ रही है तो फिर आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर ठीक कर सकते हैं कि केवल और केवल कीमतें प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन से क्या होता है दोस्तों? केवल और केवल जो कीमत होती है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा, इस भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा वितरण है। बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए अब आपका दिमाग जो है ना दोस्तों थोड़ा सा फास्ट काम करना चाहिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे भुगतान संतुलन की बात आ गई, तो भुगतान संतुलन के संदर्भ में वो 3 कंडीशन आपको याद आना चाहिए। EP इज इक्वल टू 1, EP जब ग्रेटर देन 1 के होता है, EP जब लेस देन 1 के होता है। भुगतान संतुलन से संबंधित और भी जितनी भी चीजें हैं वो आपको याद आना चाहिए। कब ये असंतुलित होता है ये भी याद आना चाहिए। अब दिमाग क्या होना चाहिए? थोड़ा सा फास्ट काम करना चाहिए, ठीक है। केवल ये नहीं कि प्रश्न देख लिए उत्तर बता दिए काम हो गया, ठीक है।
तो अगर जो ऐसे पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी बोल रहे हैं ना सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। भुगतान संतुलन राष्ट्र की एक वार्षिक लेखा विवरण है जो एक अर्थव्यवस्था का समस्त अंतरराष्ट्रीय लेनदारियों और देनदारियों का लेखा जोखा होता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए भाई, बहुत बच्चों वाली बात है। आईएस वक्र का ढाल कैसा होता है आपको बताइए। आईएस वक्र का ढाल कैसा होता है भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या याद आना चाहिए? राष्ट्रीय आय का स्तर और ब्याज की दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। याद आ रहा है ये डायग्राम? याद आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ऋणात्मक। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है, कमेंट करके बताइए मुझे। एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है, कमेंट करके बताइए। तो आईएस वक्र का ढाल क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राष्ट्रीय आय का स्तर होता है और जो ब्याज की दर होती है इसमें क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। अगला चाकूधार संतुलन की समस्या संबंधित है। अब कुछ लोग तो यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो सोचेंगे अच्छा सर चाकूधार तो पता है किसने दिया था, लेकिन ये तो कह दिया कि समस्या संबंधित है। तो एक झटके में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हो सकता है कि हैरेड डोमर मॉडल की किसी ने क्या की हो, आलोचना की हो, तो इसलिए यहाँ पे समस्या की बात कर रहा है। ठीक है, इन सारी बातों को आप समझिएगा। बिल्कुल ठीक है। एलएम जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आईएस क्या होता है? निगेटिव होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है? ए अगेन। आज आज सारे प्रश्नों का उत्तर ए ही होने वाला है क्या? सारे प्रश्नों का उत्तर ए ही होने वाला है क्या, बताइए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हैरेड मॉडल। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। जी एन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी ए याद आ जाना चाहिए था आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सोलो साहब आ गए। हैरेड डोमर के बाद सोलो साहब आते हैं। उन्हीं की मॉडल को ये क्या करते हैं? विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलिए बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों का उत्तर ए आ रहा है तो मैं ए को चेंज कर दे, आगे से मैं क्या कर दूंगा? ए को चेंज कर दूंगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर भैया। इस सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? कौन सी मान्यता गलत है भैया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। और कोई भाई? सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो देखिए सोलो साहब क्या कहते हैं? उत्पादन के दो साधन है। मान्यता याद आनी चाहिए। उत्पादन के दो साधन है, एक तो श्रम है और दूसरा पूंजी है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो बचत अनुपात है वो स्थिर है, लेकिन मजदूरी तथा मूल्य तथा मजदूरी जो है वो स्थिर नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी? थोड़ा सा शांत रहिएगा। जो लोग पुराने हैं, जो लोग मुझे एक महीने से लगातार फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा क्या दिया और किसने दिया, और उपभोक्ता अतिरेक होता क्या है? तो एक उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य देता है उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक होता है। इसकी बात कौन करता है भैया? सभी लोग करेंगे। मैंने बोला कि भाई थोड़ी देर मत करिए, तो डी नहीं अब मार्शल लिख के बताएंगे। ठीक है, मतलब बड़े शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा जो दिया था वो मार्शल साहब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही है। अगला बचत का प्रतिफल कहलाता है। प्रश्न बच्चों वाला है लेकिन ट्रिकी है। प्रश्न जो है वो ट्रिकी है, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न जो है भाई वो ट्रिकी है, थोड़ा सा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बचत किसका प्रतिफल होता है? तो जितने लोग भी यहाँ पे ब्याज दर की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अर्थशास्त्र में दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ब्याज को ऋण का क्या माना जाता है? एक तरीके से मूल्य माना जाता है। अभी मैंने एप्लीकेशन पे दोस्तों इसको क्या करवाया था, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, गतिमान औसत प्रयोग होता है। गतिमान औसत कब प्रयोग होता है भैया? इस बात को मुझे आप बताइए। और जो लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, आप क्यों लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं भाई? निवेदन है, क्लास आपकी है, थोड़ा लाइक शेयर किया करिए, ठीक है। क्लास आप ही की तो है, लाइव स्टडी इलाहाबाद आप ही का है, ठीक है। तो थोड़ा लाइक और शेयर जरूर किया करिए। 2 घंटे की क्लास होती है, लेकिन एक लाइक और एक शेयर करने में क्या जाता है आपका? चलिए, अगला प्रश्न रहा, बताइए भाई। इस प्रश्न को करिए, देखता हूं कौन उत्तर सही करता है। बहुत सारी विविधताएं हैं, किसी का उत्तर सही नहीं है। बहुत सारी विविधताएं हैं दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, काल श्रेणी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो जो गतिमान औसत है दोस्तों, इसका प्रयोग काल श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि गतिमान औसत का प्रयोग सामान्यतः काल श्रेणी आंकड़ों के साथ अल्पकालिक उतार चढ़ाव को सुचारू बनाने और दीर्घकालिक अवधि में अपनति या चक्र को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, उत्पतन सिद्धांत किसने दिया था? अब इस प्रश्न को आपने कम से कम नहीं कुछ तो 50 बार देखे होंगे हमारे साथ, लेकिन कहेंगे सर ये उत्पतन, ये तो हमने कभी शब्द सुना ही नहीं। तो भाई सुन लीजिए, अगर जो कभी नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। कम प्रचलन में है लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, उत्पतन सिद्धांत मतलब किसकी बात कर रहा है भाई? किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? उत्पतन सिद्धांत मतलब किसकी बात कर रहा है? रोस्टो साहब की बात कर रहा है। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। अर्थव्यवस्था के एक विकासशील अर्थव्यवस्था के कितने चरण बताए थे? 5 चरण। पहला परंपरावादी समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पहले की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा क्या होता है दोस्तों? चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होता है? अग्रसर की बात होती है ना। और जो 5वां हो जाएगा वो क्या होता है? अत्यधिक उपभोग की बात होती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि जब कोई बच्चे, कभी कभी क्या होता है ना, राइट वर्ड दिमाग में चलता है बट क्या होता है, वो आ नहीं पाता। चौथी अवस्था कौन सी थी? चौथी अवस्था कौन सी थी? चौथी अवस्था कौन सी थी बताइए? ठीक है। अगला प्रश्न, कि जब दो वस्तुएं एक्स तथा वाई पूर्ण स्थापन होती हैं, तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होती है, और ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र रेखा का आकार कैसा होता है? ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? किसकी ओर अग्रसर होता है? चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बी वाले जितने हैं, बी वाले जितने हैं, बी वाले की जितने हैं, सब गलत, सब गलत। सबको एक नंबर क्या हो जाएगा? सबका एक नंबर कट गया। ए वाले सब गलत, सॉरी बी वाले सब गलत, ए वाले जितने सब सही, ठीक है। यह एक ऋणात्मक, यह
ऋणात्मक ढाल सीधी रेखा में होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर जो आपने लाइफ में कभी इस प्रकार की एक कोई डायग्राम पढ़ा होगा तो वहां पे आप जानते होंगे कि जब दो वस्तुएं x तथा y पूर्ण स्थापन होती हैं तो इन दोनों की सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होती है, और ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र रेखा का आकार क्या होता है, एक ऋणात्मक ढाल सीधी रेखा में होता है। तो जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और देखिए ऐसे प्रश्नों को एक लाइन में दोस्तों समझाया नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट रोज पढ़ते रहे और यूट्यूब पे 1 घंटे 30 मिनट रोज प्रैक्टिस करते रहे तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है वहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत सारे वहाँ पे नोट्स दिए जा रहे हैं, पूरी नोट्स दी जा रही है, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, करंट भी कवर करा दिए जाएंगे। कुछ भी आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं भैया, सभी लोग सी बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन जो होता है वो क्यों होता है, उत्पादन हम क्यों करते हैं, क्योंकि वस्तु में उपयोगिता का सृजन करके उसके मूल्यों में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ठंडियों का समय आएगा तो उन्हीं वस्त्रों का क्या होगा, हमको उन्हीं वस्त्र हमारे लिए उपयोगी होंगे, तो अब फर्में क्या करेंगी, उन्हीं वस्त्रों का उत्पादन करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अगला सोलो के उत्पादन फलन को विशिष्ट रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए भैया, सोलो साहब के उत्पादन फलन को किस प्रकार से बेसिकली लिखा जाता है आपको बताना है। चलिए बताइए। और जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, चलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। क्या उत्तर होगा भाई, सोलो साहब की बात हो रही है, सोलो साहब के उत्पादन फलन की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए मैं आपके कमेंट को जैसा कि देख पा रहा हूं तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये वाले गलत होंगे कि सही, इसका निर्णय कौन करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। Q इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में T, F ब्रैकेट में K इंटू L, जिसमें दोस्तों क्या होता है, Q का मान क्या है, Q जो है ये उत्पादन को इंडिकेट करता है, A जो है दोस्तों ये A और ब्रैकेट में जो T है ये किसको इंडिकेट करता है, किसी दिए हुए समय में तकनीकी को, और यहाँ पे जो दोस्तों K है ये किसको इंडिकेट करता है, पूंजी को, और ये जो L है ये किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, लेबर अर्थात श्रम को। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला चलिए, कि किस अर्थशास्त्री ने अपने विकास मॉडल में अर्धविकसित देशों में श्रम के अतिरेक को अपने विकास मॉडल का आधार बनाया। बच्चों वाली बात है भाई, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी वो बातें आपको याद आनी चाहिए अगर जो लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या बात होती है भैया, क्या बात होती है, आर्थर लुइस या आर्थर लेविस, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है वो है कृषि और दूसरा जो क्षेत्र है वो है उद्योग। पहला क्षेत्र कृषि है, दूसरा उद्योग है। तो कृषि में श्रम की अधिकता है, तो इन श्रमिकों जो श्रम का अतिरेक कृषि में पाया जा रहा है, इस श्रम को औद्योगिक क्षेत्र के तरफ तब तक आप ट्रांसफर करिए जब तक कि कृषि में श्रम का अतिरेक समाप्त नहीं हो जाता है, और जैसे ही कृषि में श्रम का अतिरेक समाप्त होगा उद्योग में श्रम जाएगा, वहीं से आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। ठीक है,
बच्चों वाली बात थी कि नहीं थी? फिर गलत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है? ठीक है, चलिए कि मुद्रा नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है? बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो वहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत पर कैसा असर होता है भैया? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? याद आया? याद आया कि नहीं आया? याद आया? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, विपरीत संबंध होता है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मुद्रा का मूल्य और कीमत में क्या होता है दोस्तों? विपरीत संबंध होता है। मुद्रास्फीति आती है मतलब जब महंगाई आती है तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है, और कीमत में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। यही तो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, किसी किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर देगा? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, एलटी में आपको बीएड होना जरूरी है। एलटी का फॉर्म आप तब भर सकते हैं जब आपके पास बीएड की डिग्री हो। अगला, कि किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पे विवर्तित कर देगा? कल ये प्रश्न आया था ना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। कल के सेशन में प्रश्न आया था, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कि जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो। ठीक है, तो किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर देगा? जब मांग क्या हो दोस्तों? पूर्णतः बेलोचदार हो। तो ऑप्शन नंबर बी, कई बार इसके कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है। अगला, औद्योगिक बीमारी के कारण क्या है? औद्योगिक बीमारी के कारण क्या है वही बताइए। औद्योगिक बीमारी के कारण क्या है? देखिए, मेरी जो क्लास होती है ना, मैं प्रयास करता हूँ कि एक फ्लो में होता रहे। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बीच में इन्फॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बीच में जब बात होने लगेगी ना, तो जो माइंडसेट होता है ना कुछ चीज़ें बताने का, वो माइंडसेट कहीं इधर उधर चला जाता है। मैं प्रयास करता हूँ कि बीच में बातें ना हो, अगर जो हो भी तो थोड़ी बहुत हो। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि औद्योगिक बीमारी के कारण क्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं, क्या ठीक जा रहे हैं? डी की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं, क्या ठीक जा रहे हैं? तो ठीक ही जा रहे हैं भैया। कुप्रबंधन है। ठीक है, हमारे उद्योग क्यों नहीं विकास कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास साधन तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रम का हम समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हम साधन का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता प्रभाव, बिल्कुल ठीक है, विदेशी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं हमारे अर्थव्यवस्था में। और क्षमता का अपूर्ण विदोहन, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ठीक है, चलिए, नहीं भाई, जीआईसी में बीएड नहीं जरूरी है, एलटी में बीएड जरूरी है। जीआईसी में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
इस बात को समझिए। चलिए, एक सेशन में सोचता हूँ केवल आप लोग को इंफॉर्मेशन देने के लिए रख लो, 10 मिनट का रोज लाइव आके। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियों में से एक विधि नहीं है। सांख्यिकी की कितनी विधियां होती है दोस्तों? 4 विधि, प्रमुख 4 विधियां होती हैं। इसमें क्या होता है, आंकड़ों का हम लोग संकलन करते हैं, आंकड़ों को हम फिर प्रस्तुत करते हैं, फिर हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद आंकड़ों का हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, विविधीकरण, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आंकड़ों का संकलन किया जाएगा, फिर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या की जाएगी। ठीक है, देखिए अब जो ये प्रश्न रट के बैठा होगा इस प्रश्न का उत्तर 100% गलत करेगा, क्योंकि ये प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं और हैं बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक जब इसका उत्तर आता है क्या उत्तर आता है, एक जब इसका उत्तर आता है 1 और दूसरा जब इसका उत्तर आता है 0, सॉरी, एक जब इसका उत्तर आता है 0, क्या आता है 0, और दूसरा जब इसका उत्तर आता है अनंत। 2 उत्तर आते हैं। मजे हुए खिलाड़ी होंगे इकोनॉमिक्स के तो जानते होंगे, नहीं होंगे तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई, इजी सी बात है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ई होगा कि ए होगा? अब देखिए कितने महानुभाव पड़े, एक दो लोग गलत भी बता रहे हैं। अरे भाई दिमाग को खोलिए, दिमाग कहाँ बंद करके रखे हैं। ये क्या कहा है, ये डेल्टा पी अपान पी को 0 माना है, अर्थात अगर जो डेल्टा एक्स अपान एक्स और पूरे का बटा आप 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे अगर जो आप 0 का क्या बटा 0 कर देंगे तो ये क्या आएगा, ये अनंत आ जाएगा ना, ये इनफाइनाइट होता है ना भैया, ये इनफाइनाइट होता है ना। तो देखिए सी होगा ना इसका उत्तर। अगर जो डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान 0 दिया होता, अगर जो इसका मान 0 दिया होता तब 0 हो जाता, लेकिन डेल्टा पी अपान पी नीचे वाले का मान दिया है तब तो भैया इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इजी सी बात थी। अगला प्रश्न ये रहा कि सामान्य असंतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था भैया? बिल्कुल ठीक है, और निवेदन है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी अभी एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके आप कॉल या मैसेज न करिए, आपको अभी 5 मिनट के अंदर अंदर बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन के लिए जो लोग पेमेंट करते हैं उनको लगता है कि पैसा सही जगह पे पहुंचा कि नहीं, उसके बाद वो नॉन स्टॉप कॉल करते हैं और फिर नॉन स्टॉप क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। जब आप पेमेंट का मेथड अपनाएंगे तो या तो उसमें लाइव स्टडी इलाहाबाद लिख के आएगा, या मेरा जो नाम है, नाम क्या है, नीलोत्पल मणि त्रिपाठी, वो लिख के आएगा। ठीक है, तो कंफर्म हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया भैया बताइए। चलिए क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर, वॉलरस की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, सब सही। वॉलरस की तरफ जितने जा रहे हैं सब के सब सही। ठीक है, तो सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण जो किया गया वो वॉलरस साहब के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक का नाम है, उसी में इन्होंने सामान्य संतुलन की बात की थी। पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमी, और ये पुस्तक दोस्तों प्रकाशित हुई थी 1874 में। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा था ये याद आ रहा है, वालरस का नियम याद आ रहा है, याद आना चाहिए भाई, नहीं याद आ रहा है तो याद आना चाहिए। क्या कहा था इन्होंने, कहा था ना कि क्या कहा था इन्होंने कि सभी बाजारों में
सभी कीमतों तथा मात्राएं एक दूसरे को प्रभावित करके एक साथ निर्धारित होती हैं। सभी बाजार में सभी कीमतें और मात्राएं एक दूसरे को प्रभावित करके एक साथ निर्धारित होती हैं। यही इन्होंने सामान्य संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। अगला, ए ट्रीटाइज ऑन मनी के लेखक कौन है? बताइए। और ट्रीटाइज ऑन मनी के लेखक कौन है भाई? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं भाई? लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा लाइक शेयर क्या करिए, क्लास आपकी है तो इतनी तो नैतिकता बनती है कि लाइक शेयर करना चाहिए। 2 घंटे की लगातार क्लास आपकी चल रही है, जितने लोग लाइव देखते हैं उतने लोग भी लाइक और शेयर नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। और कोई भैया? डी के अलावा और कोई? डी के अलावा और कोई है? डी के अलावा कोई और है? नहीं है? डी के अलावा कोई नहीं है तो जितने भी डी है सब गलत। ठीक है, डी वाले जितने हैं सब गलत। ठीक है, और ट्रीटाइज ऑन मनी की बात हो रही है, डी जितने। अर्चना गौतम जी बहुत अच्छा, किन्स की बात किया है इन्होंने। सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत कम लोग, 2-4 लोग हैं जो बताए हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी किन्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये 1930 में किन्स साहब के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। त्वरक संबंधित है किससे? कोई बहादुर है? नहीं, कोई बहादुर नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। त्वरक किससे संबंधित है भाई? बताइए। हाँ, जितने लोग ने बताया सबके लिए क्लैपिंग था। ठीक है, चलिए। ठीक है, बताइए कि त्वरक किससे संबंधित है भाई? इजी सी बात है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि त्वरक की अवधारणा किसने दी थी। त्वरक की अवधारणा किसने दी थी? याद आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। त्वरक की अवधारणा किसने दिया था? कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि त्वरक की अवधारणा किसने दिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। प्रेरित निवेश होगा ना भाई? ठीक है, प्रेरित निवेश होगा ना, कि त्वरक जो संबंधित है वो प्रेरित प्रेरित निवेश से संबंधित है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? यही तो कहा गया था ना कि जब उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो पूंजी वस्तुओं में निवेश में वृद्धि हो जाती है। तो प्रेरित निवेश की बात होगी ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलियन साहब पहली बार, बाद में जेबी क्लार्क साहब ने विकसित किया था। बच्चों वाले प्रश्न को बड़े लोग गलत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं है। उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र क्या होता है? अच्छा, इस प्रश्न में गलत क्यों किए यार? ये तो गलत, ये गलत होने का पात्र नहीं था ये प्रश्न। ये गलती का पात्र नहीं था प्रश्न, फिर गलत क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र क्या है भाई? उच्च शक्ति मुद्रा को किस रूप में हम लिखते हैं? बिल्कुल ठीक है, याद आना चाहिए कि उच्च मुद्रा शक्ति से आशय होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा निर्गमित मुद्रा। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना भाई? बिल्कुल ठीक है। H इज इक्वल टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर। एच क्या है दोस्तों? इसमें उच्च मुद्रा शक्ति को इंडिकेट करता है। सी क्या है? लोगों के पास जो नकदी है, लोगों के पास जो नकदी है उसको ये इंडिकेट करता है। आर आर दोस्तों क्या है? आर जो है वो रिजर्व बैंक के पास जमा है। और ई आर क्या है दोस्तों? अन्य जमा है। ठीक है, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए भैया, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
यदि ISLM मॉडल में IS वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो ये क्या सूचित कर रहा है? IS कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। LM कैसा होता है? धनात्मक होता है। ISLM मॉडल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग वहां पे जो आज की क्लास एप्लीकेशन पे पढ़े हैं वो केवल क्या हो रहा था, ब्याज दर के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी ISLM मॉडल को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे एप्लीकेशन पे, परेशान ना होइएगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या? डी वाले कितने महानुभाव हैं? सभी हैं। ठीक है। तो यदि ISLM मॉडल में IS वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो ये क्या सूचित करता है भैया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि विनियोग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है कि यदि ISLM मॉडल में IS वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो क्या ये सूचित करता है कि विनियोग में वृद्धि हो रही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। चलिए अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है कि किसका मॉडल तीन भिन्न वृद्धि दरों की अवधारणाओं पर आधारित है? चलिए भाई बताइए। अच्छा तो मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल टीचर होते थे वैसे मैं पढ़ाऊं, ऐसे बोलूं कि किसका विकास मॉडल तीन भिन्न वृद्धि दरों की अवधारणाओं पे आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ट्रेडिशनल जो टीचर होते हैं जो हमारे जनरेशन में थे वो ऐसे ही तो थे, चीजें अपग्रेड हो रही हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी के तरफ नहीं, बी के तरफ जा रहे हैं, बी के तरफ जा रहे हैं भाई, बी के तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर और अभिष्ट वृद्धि दर। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर और अभिष्ट वृद्धि दर। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, हेरड साहब को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि हैरड मॉडल के अनुसार यदि जी बराबर हो GW के तो कौन सी बातें सही हैं महानुभाव, आप लोग बताइए। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, बताइए इस प्रश्न का। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए कंसंट्रेट करिए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि अगर जो जी ए ग्रेटर देन है GW के तो ये इंडिकेट करता है कि दीर्घकालीन स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो वास्तविक दर बड़ी होगी किससे? अभिष्ट दर से, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में क्या होगा दोस्तों? स्थिति उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, फिर से याद आने चाहिए। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टो साहब ने दिया था आर्थिक विकास के 5 चरण। कौन कौन से थे भाई? परंपरागत समाज, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की ओर अग्रसर और अत्यधिक उपभोग। देखिए वहां पे बता रहा था तो परिपक्वता की ओर अग्रसर वाला क्या कर रहा था, मिस हो जा रहा था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? सी होगा ना। गलती क्यों हो रही है भाई? गलती क्यों हो रही है? परिपक्वता की अवस्था की बात हो रही है ना। परंपरागत समाज पहली अवस्था, दूसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथी अवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर और पांचवी अवस्था अत्यधिक उपभोग। जब एप्लीकेशन पे पढ़ाया था तो तीसरी या चौथी क्लास थी जिसमें हमने रोस्टो साहब के स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, रोस्टो साहब के
आर्थिक विकास के चरण को बताया था। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कहीं से भी कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी पाया जाता है? अब चलिए, सॉरी, विकसित देशों की बात करना है, सॉरी, विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है भैया? देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो है बेसिकली, क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत माना है। विकासशील यहाँ पे होना चाहिए, विकासशील। ठीक है, अगर जो ये प्रश्न पूछता कि विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तब भैया एक बात मुझे आप बताइए कि जो विकसित देश होते हैं वो वहां पे इतनी प्रचंड मात्रा में बेरोजगारी थोड़ी पाई जाती है कि वहां पे बेरोजगारी का मापन होता है कि ये संरचनात्मक बेरोजगारी, ये चक्री बेरोजगारी, ये घर्षणात्मक। और कुछ तो महानुभाव डी बोल रहे हैं कि चक्री बेरोजगारी और घर्षणात्मक दोनों पाई जाएगी। ये विकसित की बात कर रहा है, ये विकासशील की बात नहीं कर रहा है। अगर जो विकासशील की बात करता है तब आप करते तो क्या होता, ठीक होता। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत माना है। ठीक है, और सबको एक एक नंबर दे दिया गया। अगर जो दोस्तों विकासशील होता तब जाके ऑप्शन नंबर ए हो जाता। हम सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जहां पे आपको आपकी क्षमता के अनुसार, कार्य क्षमता के अनुसार आपको रोजगार नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न, सांख्यिकी समंको का मुख्य लक्षण है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि बेरोजगारी पाई नहीं जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। ऐसा थोड़ी है कि विकसित देशों में बेरोजगारी नहीं पाई जाती, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि सांख्यिकी समंको का मुख्य लक्षण है। आयोग ने उसका उत्तर गलत माना है, जितना मैं कह रहा हूं उतना समझिए। ठीक है, आयोग ने उसका, लोक सेवा आयोग ने, अर्थात लोक सेवा आयोग कौन एग्जाम करवाया होगा? एलटी ग्रेड का करवाया होगा, तो एलटी ग्रेड में आया होगा वो प्रश्न, का उत्तर गलत माना गया। ठीक है, अगला कि सांख्यिकी समंको का मुख्य लक्षण क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर डी आ रहा है ना, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि समंक तथ्यों के समूह होते हैं, बिल्कुल ठीक है। समंक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अगला है क्या भाई? अगला क्या है? अगला है कि समंकों को गणना द्वारा, अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। तो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये कथन किसका है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, इजी सी बात है। एक तो अनुकूलतम टैक्सेशन की बात होती है, अब यहाँ पे अनुकूलतम जनसंख्या की बात हो रही है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी डाल्टन साहब की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या किसको कहा था? तो अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय ऐसी जनसंख्या से है जहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या हो? अधिकतम हो। जहां पे जिस देश की जनसंख्या में लोगों के प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी, इट मीन्स कि वो देश क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में है। सी बिल्कुल ठीक है। अगला, उदासीन वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वहां होगा कीमत अथवा बजट रेखा। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों जितने लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिए। सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर करवाया जा रहा है, पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा रही है, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है दोस्तों। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ ही साथ करंट भी कवर कराया जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है।
सब कुछ मेरे द्वारा दोस्तों आपको दिया जा रहा है। एप्लीकेशन पे ईमानदारी से 1 घंटे 30 मिनट बिताइए, 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब पे बिताइए, एग्जाम आते आते सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपया दोस्तों। 2000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ लोग सी, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। और कोई भैया? ये होगा, ये होगा भाई, ये होगा कि उदासीन वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वहां है जहां कीमत अथवा बजट रेखा उदासीन वक्र को स्पर्श करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो आपने इस तरीके का कोई डायग्राम पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है, अगला अगला विस्तार का गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है? चलिए, ठीक है, विस्तार का गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है, बेसिकली आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। विस्तार का गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होगा? यार कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, और एक से एक यहाँ पे क्या है, भविष्य जानने वाले भी हैं। लोग बता देंगे आज ही की कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी बी कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, तो बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। m1 प्लस m0 अपान m1 माइनस m0। m1 क्या इंडिकेट करता है भैया? m1 इंडिकेट करता है अधिकतम मान को, और m0 क्या इंडिकेट करता है? न्यूनतम मान को। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाउले का विषमता गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है? ठीक है यार, ये अनुमान मत लगाया करिए कि इतने प्रश्न करना है। आप ये सोचिए कि 125 में से 125 प्रश्न पूरे करने, और जो लोग बताते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा या कितना सही करना है, पेपर अगर जो आपका बहुत इजी आ गया ना, तो इस बार पीजीटी पे 115 क्वेश्चन, 125 में से 115 प्रश्न करके आप सेफ नहीं रहेंगे। प्रश्न पत्र इजी आ गया तो 125 में से 115 या 120 क्वेश्चन भी करके सेफ नहीं रहेंगे। और पेपर टफ आ गया ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 110 पे सेफ रहें, 105 पे सेफ रहें। ये तो आपके पेपर के प्रकृति पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बाउले का विषमता गुणांक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपान Q3 माइनस Q1। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है। बिल्कुल ठीक है, एक गलती हुई है, अभी मैं सुधार कर रहा हूँ। इसमें Q3 क्या इंडिकेट करता है भैया? ये तृतीय चतुर्थांश को, ये प्रथम चतुर्थांश को। ठीक है, ये Q3 तीसरे चतुर्थांश को, और Q1 पहले चतुर्थांश को। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया था भाई? गलत बता दिया था ना, मैंने बी बताया था क्या? यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, m1 माइनस m0 अपान m1 प्लस m0। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैंने शायद पढ़ा सही लेकिन उत्तर गलत टिक कर दिया, शायद यही हुआ था क्या? ठीक है, तो m1 क्या इंडिकेट करता है? अधिकतम मान को, और m0 न्यूनतम मान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के प्रकार को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर किया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर किया करिए। चलिए
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? भाई इतने लोग हैं, क्यों गलत होगा? गलत नहीं होगा। और जो एक दो गलती कभी कभार हो जाती है, वो आयोग के कारण हो जाती है। ठीक है, निश्चिंत रहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सभी लोग कर रहे हैं। सी सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी सभी लोग करेंगे, और जो लोग थोड़ा और दिमाग लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाएंगे। अरे भैया, हम राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादित अंतिम वस्तुओं पे ही तो करते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी छोटी सी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। और क्या? अगला प्रश्न, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन आ गए। चलिए भाई बताइए। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पे होगा जहां पर स्वर्णिम बिंदु कहाँ होगा भाई? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पे होगा, कहाँ पे होगा? ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन। याद आ रहा है? याद आना चाहिए, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पे होगा जहां पे जनसंख्या की वृद्धि दर बराबर होगी पूंजी के वृद्धि दर पे। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? ठीक है, चलिए कि लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? भैया लेविस साहब जितनी बार आए ना, मैं बार बार आपको कहूंगा कि ये कहते हैं, एक लाइन में है, समझ लीजिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। ये नए बच्चों के लिए, पुराने वाले तो जानते होंगे सर क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, पुराने वालों को पता है सर क्या बोलने वाले हैं, नए वाले जो है वो सुनिएगा कि लेविस के अनुसार कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, देखिए अब बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। लेविस साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक कृषि है और दूसरा क्या है? उद्योग है। उद्योग मतलब पूंजीवादी क्षेत्र है। तो कृषि में क्या है? कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, यहाँ पे श्रमिकों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों को आप क्या करिए? उद्योगों की तरफ मूव कराइए। ठीक है, तो ये जो श्रम में अतिरेक है कृषकों का, इन ये जो श्रम अतिरेक जब तक खत्म ना हो कृषि में, तब तक उद्योगों में आप मूव कराते रहिए। और जैसे ही कृषि क्षेत्र में श्रम का आपका अतिरेक खत्म होगा, वैसे आपका उद्योग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, दो क्षेत्र, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, न्यूनतम समर्थन कीमत, बहुत डिबेट चला, किसानों ने बहुत आंदोलन किया दोस्तों इस बात को लेकर के। ठीक है, तो किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना, मतलब जो कीमत आप फिक्स कर दिए उतना कीमत आपको कम से कम देना पड़ेगा। ये कृषकों की हित की सुरक्षा है, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आपको खरीदना पड़ेगा, और कृषकों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। ILO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? चलिए भैया, ILO, ठीक है, ILO का मतलब क्या होता है बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई?
ILO का मतलब क्या होगा? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर होगा इसका मतलब? ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है भैया? ये बात कर रहा है किसकी? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर रहा है। ILO मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ये बात कर रहा है। और इसका जो है दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जेनेवा में। तो जितने लोग भी जेनेवा की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और ये जो है ये रोजगार से संबंधित या श्रमिकों से संबंधित बातों पे विचार करता है, उनके हितों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, साफ्टा संबंधित है। अंबिका कुमारी जी गुड इवनिंग, बट समय से ज्वाइन करिए। समय से ज्वाइन करेंगी तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके छूट गए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि साफ्टा संबंधित है। साफ्टा किससे संबंधित है भैया? साफ्टा किससे संबंधित है बेसिकली आपको बताना है। साफ्टा किससे संबंधित है? साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, और क्या उत्तर होगा? बी होगा ना। व्यापार से जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो साफ्टा जो है दोस्तों यह जो समझौता है ये 1993 में दक्षिण एशियाई देशों में प्रशुल्क घटा करके परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? और दोस्तों कृपया करके थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है? कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कोई महानुभाव ऐसा है जो योजना आयोग की तरफ जाएगा? नहीं जा रहा है, ठीक जा रहा है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे? RBI बोलेंगे। अगला, चलिए, खेल सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो सर्वप्रथम वाला आ जाता है ना भैया, ये बहुत ज्यादा क्या करता है? माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। ये जो सर्वप्रथम वाला शब्द है ना ये बहुत परेशान करता है। एक ये सर्वप्रथम वाला, एक ये नहीं वाला, एक क्या है अभिकथन और तर्क वाला, एक अभिकथन हो गया और दूसरा तर्क हो गया, एक ये वाला, ये क्या करता है? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बोल रहे हैं तो जितने लोग भी प्रोफेसर वान न्यूमन और मार्गस्टन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन मुद्रा बाजार के संस्थाओं में शामिल है? क्या उत्तर हो जाएगा? मुद्रा बाजार की संस्थाओं में कौन सा शामिल है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है ना कि लाइफ में सफलता सबको चाहिए, लेकिन जो सफलता मांगता है ना वो देना कोई नहीं चाहता है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो डिमांड मांग व पूर्ति आप समझते होंगे। तो सफलता की मांग क्या है कि आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट आएंगे, थोड़ी कभी शरीर काम नहीं करेगा, कभी थोड़ा सा क्या होगा कि तबीयत ठीक नहीं रहेगा, कभी बहुत गर्मी होगी, कभी बहुत ठंडी होगी, ठीक है, कभी बरसात होगा। इन सारी चीजों से ऊपर उठ के
आपको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा। और जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो दोस्तों ना, तभी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और परिस्थिति अनुकूल जब नहीं रहती है ना, तभी इंसान एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अभी आप जब टीचर बन जाएंगे तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? एक टीचर की हो जाएगी। जैसे आधी जिंदगी बिताया, सुबह नाश्ता किए, फिर लंच बॉक्स तैयार किए, पढ़ने चले गए, फिर आए थोड़ा सा टीवी देखे, खेले, सो गए। वैसे ही आधी जिंदगी वो उधर गुजर गई, आधी इधर गुजर जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तो इतना है कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पाने के चांसेस हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन मुद्रा बाजार की संस्थाओं में शामिल है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता, ठीक है, बट्टा गृह और बिलों के दलाल और स्वीकृति गृह। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और बिना त्याग की जिंदगी में दोस्तों किसी ने कुछ पाया नहीं है। 1% लोग ऐसे होंगे जो बिना त्याग के कुछ पाए होंगे। बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर, जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनकी लाइफ बहुत ईजी है, वो तो पढ़े ही नहीं। लोग कहते हैं कि वो इंटर नहीं पास है, हाई स्कूल नहीं पास है, उनको क्या? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर हो जाएगा भाई? क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कोई नहीं वाले कितने हैं? कोई नहीं वाले कितने हैं? किसी भी समग्र का आकार निर्भर किस पर करेगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि दोनों पर, अनुसंधान के उद्देश्य पर तथा अनुसंधान के क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों कि लेन देन आधारक को किस तालिका से निकाला जाता है? लेन देन समीकरण दोस्तों बहुत इजी सी बात है। चलिए बताइए, लेन देन की बात हो रही है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भैया? ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आदान प्रदान सारणी भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? लियोनतिफ साहब को बोल रहे हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा? आदान प्रदान सारणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और अगर जो अभी तक आपने लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किया है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। मैं विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मेरे द्वारा दी जाएंगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दी जाएंगी। अर्थात जितना भी एग्जामिनेशन आगे आएगा, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि नोट्स या तो मिलते नहीं है, या मिल जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, बार बार टेस्ट को दीजिए, अटेम्प्ट करिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त करंट आपका मैं कवर करा दूंगा। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में दोनों प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, एलटी ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जीआईसी की, यूजीसी नेट की, टीजीटी पीजीटी की, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमेशा मैं आपको नए नए कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस 2000 रुपये दोस्तों। 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो इकोनॉमिक्स का नोट्स भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। 500 रुपीज का पेमेंट करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ है। यहाँ भी आपको सारी चीजें मिलेंगी, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज,
टेस्ट सीरीज नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर, करंट सारी चीजें मिलेगी। 2000 रुपये पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। ओनली 300 रुपीज पेमेंट करके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अगर जो केवल आप क्वेश्चन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको पेमेंट या करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ओनली 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, नोट्स, करेंट और प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड करा जाएगा। तो दोस्तों 2000 रुपये पेमेंट करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मैं अब आपके कमेंट को यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जूही शुक्ला जी, तस्नीम खान जी, अमरीश यादव जी, मीनू यादव जी, सुनीता तिवारी जी, अरुणिमा पटेल जी, राजेश जी, अफजल जी, तस्नीम जी, रेणु जी, आशुतोष जी, बबीता जी, रुखसार खातून जी, राजेश कुमार जी, राम सजीवन जी, निरुपमा सिंह जी, चंद्रजीत जी, IM जी, प्रवीण जी, सीमा माथुर जी, अर्चना यादव जी, वैभव जी, विकास मिश्रा जी, अनिल जी, अमरीश यादव जी, अफसाना सिद्दीकी जी, जूही शुक्ला जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, चंद्रजीत जी, वेद प्रकाश जी, पूनम कुमारी जी, वंदना सिंह जी, रजनी शर्मा जी, रागनी सिंह जी, सीमा माथुर जी, विकास जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। रिया जी, वेद प्रकाश जी और सुमन जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और दोस्तों एक बात हमेशा हम लोग को याद रखनी चाहिए कि लाइफ में क्या है ना कि डिफिकल्टीज लाइफ के पार्ट है। हमेशा डिफिकल्टीज आती रहेंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी आपके सामने। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके सामने डिफिकल्टीज नहीं आती है, समस्याएं नहीं बनी रहती। समस्या हमेशा बना रहेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन इस समस्याओं के बावजूद भी जो निरंतर अपने पथ पे अग्रसर होता है, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होता है, वो अपने लक्ष्य को देखता है, उसको पाने की चेष्टा करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ तो है ही यार, वो पड़ा रहेगा। वो एक अलग सा पार्ट है। जैसे बहुत सारे लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हतोत्साहित होकर कहते हैं कि यार बहुत हुआ, अब नहीं होगा। यार स्ट्रगल ही लाइफ है। तो अगर जो आपने किसी भी लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के पास तरफ दौड़िए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, एप्लीकेशन पे भी कल मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को शेयर करते हुए जाइए, लाइक करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।